दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम देखेंगे रेलवे के बुक के सॉल्यूशन को, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है हमारा 41 नंबर से स्टार्ट है, और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उन सभी क्लासों को आप एक साथ में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्लास को आप आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। जहां पर साइंस पूछी जाती है वहां पर इन साइंस के प्रश्नों को देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो शुरुआत करेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारा, अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखते हैं। ए, अम्ल में जल को उड़ेलना होगा। बी, जल में अम्ल को उड़ेलना है। सी, अम्ल और जल को समान मात्रा में मिलाना है। डी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, जल में अम्ल को उड़ेलना है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगें या किरणें उत्पन्न होती हैं। ए, अवरक्त। बी, पराधुनिक। सी, अदृश्य। डी, ये सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, अदृश्य। व्याख्या देखेंगे यहाँ इसकी हम थोड़ी सी। रेडियो एक्टिव परिवर्तन के दौरान उत्पन्न किरणों में अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें होती हैं। इनकी स्थिति स्पेक्ट्रम के अदृश्य भाग में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिए। ए, यूरेनियम। बी, प्लूटोनियम। सी, रेडियम। डी, हीलियम। ई, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, हीलियम असंगत है इन तीनों ऑप्शनों में से। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा रेडियम धातुएं रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करती हैं। हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है। ए, SnCl2। बी, NaNO2। सी, HID, NaNO3। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, NaNO3। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी। NaNO3 अपचायक नहीं है। SnCl2, NaNO2 तथा HI अपचायक हैं, जबकि NaNO3 ऑक्सीकारक हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करने अथवा H या हाइड्रोजन का धन विद्युतीय तत्व त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व त्याग करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अपचयन में तत्व की संयोजकता घटती है। अगला क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। ए, द्विअपघटन अभिक्रिया का। बी, संयुक्त अभिक्रिया का। सी, अपघटन अभिक्रिया का। डी, विस्थापन अभिक्रिया का। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, अपघटन अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन गैस या ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस CF2Cl2 ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी सोना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए सिलिकॉन। व्याख्या इसकी देखेंगे। भूपटल पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। यह प्रतिशत मात्रा में लगभग 28.2% है। प्रकृति में यह रेत यानी कि सैंड एवं पत्थर के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? ए ब्यूटेन, बी बायोगैस, सी हाइड्रोजन, डी मीथेन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी हाइड्रोजन गैस का उष्मांक सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए ग्रहों, बी जीवाश्मों, सी शिशुओं, डी चट्टानों। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी जीवाश्मों। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जीवाश्मों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन C12 और कार्बन C14 का क्षय हो जाता है। C12 स्थायी होता है, कार्बन 14 क्षय मात्रा से स्थायी C12 की तुलना करने पर जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है? ए कार्बन 14, बी यूरेनियम, सी कोबाल्ट, डी पोलोनियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा हमारा ए कार्बन 14 का, जिसे हम कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 सहायक है, चूँकि पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए उन सबकी कोशिकाओं में कार्बन 14 उसी स्तर तक पहुंच जाता है जिस स्तर में वह वातावरण में होता है। जब प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी कोशिकाओं में फंसा कार्बन 14 क्षीण होना शुरू हो जाता है। कार्बन की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। इस प्रकार रेडियो सक्रिय कार्बन 14 की मात्रा माप कर यह गणना की जा सकती है उस प्राणी की मृत्यु के बाद उस समय तक कितना समय बीता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी? ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी रंगीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अम्लीय। व्याख्या इसकी देखेंगे हम। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में निम्नवत परिवर्तन होता है। NH4Cl+ H2O के समीकरण
जो दिया गया है, इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, NH4OH प्लस HCl। चूँकि HCl प्रबल और NH4OH दुर्बल क्षार है, अतः HCl द्वारा मुक्त आयनों की संख्या NH4OH द्वारा मुक्त OH माइनस आयनों की संख्या से अधिक होगी। इन H प्लस आयनों की संख्या अधिकता के कारण यह विलयन अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, ए सीनेट नंबर से, बी एडिटिवस से, सी ऑक्टेन नंबर से, डी नाक पाउंड कंपाउंड से। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो वह हो जाएगा ऑक्टेन नंबर से। व्याख्या देखेंगे यहाँ इसकी हम। ईंधन का ज्वलन समय पूर्ण होने से ऊर्जा ध्वनि के रूप में नष्ट हो जाती है, जिसे अपस्फोटन कहते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप में ऑक्टेन संख्या से व्यक्त करते हैं। जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, उसका अपस्फोटन उतना ही कम होगा और ईंधन उतना ही बेहतर माना जाता है। टेट्रा एथिल लेड यानी कि TEL एक अपस्फोटन रोधी पदार्थ है जो पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या यानी कि गुणवत्ता बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रासायनिक यौगिक जो है वह हो जाएगा सी अमोनिया। दिया है ऑक्सीजन एवं पारा तत्व है। वायु भिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। अमोनिया यानी कि NH3 एक यौगिक है जो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है, ए प्रोपेन और ब्यूटेन, बी एथिलीन और एथेन, सी साइमोजिन और एथिलीन, डी रिगोलिन और हेक्सेन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ए नेफ्थ, बी मधुमक्खी मोम वैक्स, सी मिट्टी का तेल, डी पैराफिन मोम वैक्स। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम का उत्पाद है तो वह नेफ्थ भी है, मिट्टी का तेल भी है और पैराफिन मोम भी पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नहीं होगा वह मधुमक्खी या वैक्स, मधुमक्खी मोम वैक्स नहीं होगा। व्याख्या देखें कि इसकी थोड़ी सी। मधुमक्खी का मोम एक प्राकृतिक पदार्थ है। विकल्प के शेष पदार्थ पेट्रोलियम द्वारा संश्लेषित पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं, तो किस प्रकार क्रम में यह रह सकते हैं? पानी तेल गैस, बी गैस पानी तेल, सी पानी गैस तेल, डी तेल पानी गैस। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर अगर देखें तो किस प्रकार होंगे? सबसे पहले पानी, फिर तेल, फिर गैस, क्योंकि सबसे वजन जो होगा वह पानी होगा, उसके ऊपर तेल तैरता रहेगा और उसके ऊपर गैस बनकर जो चीज़ें उड़ती रहती हैं वह गैस कहलाती हैं। तो एक कुएं में इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर आप, यह एक कुआं है, कुएं में अगर यह तीनों चीज़ें भरी जाएं तो जब भरा जाएगा तो इस प्रकार से इसमें, इस हिस्से में अगर पानी भरा है तो इस हिस्से में
पेट्रोलियम के पदार्थ पाए जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद में अगर गैस के भी अणु इसमें हैं तीनों, तो इसके ऊपर इस हिस्से में आपको गैस के अणु मिलेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है? ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से हमको घटता हुआ सक्रियता के घटते क्रम का निरूपण दिखाना है। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए। सबसे नीचे फ्लोरीन होगा, फिर उसके बाद में क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। इस प्रकार ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रोमीन किस वर्ग का है? ए, हैलोजन, बी, विरल गैस, सी, न्यूट्रल गैस, डी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, हैलोजन। ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का है। अगला क्वेश्चन। यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में हो तो इसका यह अर्थ है कि ए, उत्पाद रचना न्यूनतम है, बी, अभिकारक पूर्णतः उत्पादों में परिवर्तित हो गए हैं, सी, अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान हैं, डी, अभिकारकों तथा उत्पादों की समान मात्राएं उपस्थित हैं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन पर अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान होती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र अभिक्रिया में बना उत्पाद पश्च अभिक्रिया में बने उत्पाद के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन। किसी अभिक्रिया में KMnO4 अम्लीय माध्यम से अपचयित होकर Mn++ बनाता है। KMnO4 का तुल्यांकी भार होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, 1/2 आणविक भार, बी, 1/5 आणविक भार, सी, 1/3 आणविक भार, डी, आणविक भार। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1/5 आणविक भार। अगला क्वेश्चन है हमारा K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है। ए, +6, बी, -6, सी, +3.5, डी, -2। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, +6 होगा क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर। व्याख्या देखेंगे इसकी हम थोड़ी सी। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर +6 होता है। यहाँ K बराबर 1 होगा, O बराबर -2, Cr की ऑक्सीकरण नंबर बराबर x। तो इसलिए 2 × 1 + x × 2 प्लस -2 × 7 बराबर 0 होगा। तो 2 + 2x - 14 बराबर 0। 2x - बराबर 0 हो जाएगा। तो x का जब मान निकालेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, वो भी प्लस का। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड उदासीन हैं? ए, Na2O, बी, H2O2, सी, CO, डी, Al2O3। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, CO। व्याख्या इसकी देखेंगे। कार्बन के 2 ऑक्साइड CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO एक उदासीन ऑक्साइड है, परंतु
कार्बन डाइऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड है। सिलिका ऑक्साइड SiO2 CO2 से कम अम्लीय है। Na2O क्षारीय ऑक्साइड है जो H2O में H+ आयन बनाती है, वे अम्लीय, तथा जो OH- आयन बनाती है वे क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है NH3 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। A N2 B N2O5 C NO D NO2। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा C NO। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एसिड या अम्ल में बदलता है। A नीले लिटमस को लाल में, B लाल लिटमस को नीले में, C लिटमस का रंग नहीं बदलता, D इनमें से कोई नहीं। तो एसिड अम्ल क्या बदलता है या किस में बदलता है? ए हमारा राइट आंसर होगा, नीले लिटमस को लाल लिटमस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है? ए सल्फर, बी सिलिकॉन, सी फास्फोरस, डी क्लोरीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है। अम्ल वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, सी ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। वायुमंडल में विद्यमान सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जल से मिलकर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है, जो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र सूचित करता है कि ए वायु के कार्बन डाइऑक्साइड एक चक्र में गमन करता है, बी कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना चक्रीय होती है, सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की खपत करता है, डी मानव श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और फिर हरे पौधे के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन में परिवर्तित करता है या सूचित करता है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी मानव श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है और फिर हरे पौधे के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन में। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। किसी भी पदार्थ का चक्र यह सूचित करता है कि प्रकृति में वह किन किन परिवर्तनों से गुजर कर अपने मूल रूप में आता है एवं उदाहरण के लिए नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र आदि। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी एक्वा रेजिया, डी एसिटिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी एक्वा रेजिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वाधर उत्पादन या ऊर्ध्वापतन होता है? चार ऑप्शन है, ए कैम्फर, बी बर्फ, सी मोम, डी इथाइल एल्कोहल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए कैम्फर।
व्याख्या दी गई है कपूर यानी कि कैम्फर एक ऐसा पदार्थ है जिसका ऊर्ध्वपातन होता है या सब्लिमेशन जिसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिणत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें एक ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कहलाती है। ए वियोजन, बी विलयन, सी वाष्पन, डी ऊर्ध्वपातन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। एग्जाम्पल में जैसा कि अभी बताया गया कपूर। निम्न प्रक्रम द्वारा कपूर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। ए ऊर्ध्वपातन, बी आसवन, सी क्रिस्टलीकरण, डी अवसादन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अवस्था परिवर्तन का सामान्य क्रम इस प्रकार है। ठोस, फिर गर्म करने पर द्रव, फिर गर्म करने पर गैस, शीतल, गर्म और ठंडा करने पर द्रव बनेगा या गर्म या ठंडा करने पर गैस बनेगा। देखते हैं किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे सीधे बिना द्रव अवस्था में आए गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका विपरीत भी सत्य होता है, अर्थात ऐसे पदार्थों की वाष्प गैस को शीतल करने पर ये सीधे ठोस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यदि किसी मिश्रण में एक पदार्थ ऊर्ध्वपातज है अन्य नहीं तो इस क्रिया द्वारा ऊर्ध्वपातज पदार्थ को पृथक किया जा सकता है। कपूर, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड आदि ऊर्ध्वपातज हैं। अगला क्वेश्चन विद्युत मरकरी में रहता है। ए कम दाब पर पारा, बी अधिक दाब पर पारा, सी नियान और पारा, डी इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नियान और पारा। विद्युत मरकरी में रहता है नियान और पारा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है। ए हाइड्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए हाइड्रोजन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और सीसा होता है। अगला क्वेश्चन जब फॉरवर्ड रिएक्शन की दर बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है। ए इक्विलिब्रियम स्टेट, बी स्टेट ऑफ रेस्ट, सी प्लाज्मा स्टेट, डी कंप्लीशन ऑफ डी रिएक्शन, ई बिगनिंग ऑफ रिएक्शन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए इक्विलिब्रियम स्टेट। व्याख्या दी गई है इसकी। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की दर बराबर होने पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में कहा जाता है। इस प्रकार के रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। ए S4, बी S8, डी S10, डी S2, ई S। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी S8। सल्फर के अणु का सूत्र S8 होता है। इसके दो अपर रूप आर्थो रोम्बिक अल्फा और बीटा मोनोक्लिनिक होते हैं। S8 अणु दोनों
अपर रूपों की भिन्न भिन्न संरचनाएं प्रस्तुत करता है। भारत में प्राचीन काल से अचार बनाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षक के रूप में नहीं करने की प्रथा रही है। ऐसे अचारों को खराब होने से बचाने वाला घटक क्या है? ए मिर्च, बी तेल, सी नमक, डी धनिया। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी नमक। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? ए कोक, बी कास्ट कोयला, सी कोयला, डी हीरा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वह हो जाएगा हमारा डी हीरा। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम सल्फेट, सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, डी सोडियम क्लोराइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सोडियम क्लोराइड। अगला तत्व है सीसा तत्व डैश रासायनिक प्रतीक से व्यक्त है? ए La, बी Pa, सी Pb, डी Pd। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी Pb यानी कि सीसा। अगला क्वेश्चन है जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला ए इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, सी प्रोटॉन गंवाएगा, डी प्रोटॉन प्राप्त करेगा, ई कोई परिवर्तन नहीं। इन पांचों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम होगी। जब इसको उदासीन धातु के गोले से स्पर्श किया जाता है तो गोले से इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पर जाएंगे, अतः धातु का गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में 38% सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का विलयन विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस सेल का उपयोग मोटर गाड़ियों और इन्वर्टरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी फ्लोरीन, डी आयोडीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी फ्लोरीन। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। हैलोजन में फ्लोरीन सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन के ऋणायन बनाते ही प्रवृत्ति अधिकतम होती है, अतः वह सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। इस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकारक क्षमता इस प्रकार है F2, Cl2, Br और I2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Si, Bs, Cag, DSn। तो चांदी का जो प्रतीक हो जाएगा तो वह होगा हमारा रासायनिक प्रतीक Ag। अगला सोडियम का प्रतीक है A, S, B, SO, C, Na, D, K। इन चारों ऑप्शनों में से S सल्फर का होता है, K पोटेशियम का है, सोडियम का पूछा गया है तो यह सोडियम का हो जाएगा सी वाला राइट आंसर Na।
अगला क्वेश्चन, Fe का रासायनिक प्रतीक है। ए टिन का, बी लोहे का, सी तांबे का, डी इनमें से कोई नहीं। तो Fe का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा बी लोहे का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे क्षेत्र जहां विस्फोटक पर्यावरण उत्पन्न होता है तथा स्थैतिक आवेश के कारण आग लग जाने का खतरा होता है, तो प्रत्येक के लिए आवश्यक है कि वह ए इनमें से कोई भी वस्त्र पहने, बी रेशमी वस्त्र पहने, सी सिंथेटिक वस्त्र जैसे नायलॉन पहने, डी सूती वस्त्र पहने। इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सूती वस्त्र पहने। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम, विस्फोटक पर्यावरण उत्पन्न होने वाले क्षेत्र में अर्थात बहुत गर्म रहने वाले स्थानों में सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र ऊष्मा के कुचालक होते हैं और उनमें निर्वात होता है। स्थैतिक आवेश के कारण आग लग जाने का खतरा होने वाले स्थानों पर भी सूती वस्त्र पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य किसका होता है? ए AU, B AG, C CU, D FE। तो सबसे अधिक तन्यता जिसकी है तो वह होगा हमारा AU की। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता ए घटती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या दी गई है, साधारण पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है, क्योंकि आवश्यक ऊष्मा ताप बढ़ाने से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, ए तांबा, बी लोहा तथा क्रोमियम, सी जस्ता तथा लोहा, डी कार्बन तथा लोहा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी कार्बन तथा लोहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? ए लोहा, बी पीतल, सी तांबा, डी कांसा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी तांबा। इसमें मिश्रण नहीं है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम, तांबा मिश्रण नहीं है, जबकि पीतल एक मिश्रण है जिसमें कॉपर 80%, जिंक 20% और कांसा भी एक मिश्रण है जिसमें कॉपर 88% और SN 12%। इसके साथ ही लोहे में भी सल्फर, फास्फोरस, सिलिका तथा मैंगनीज जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की और व्याख्या सहित उनका सलूशन भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। यदि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी तो एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अभी तक जितनी भी पिछली क्लासों को हमने कराया है उन क्लासों को आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ में भौतिक विज्ञान, इतिहास, यूपी स्पेशल या ज्योग्राफी की क्लासें या इसके साथ में फिजिक्स की जो अभी रसायन विज्ञान से पहले पढ़ाई गई थी सारी क्लासें, जिनमें 23 क्लासें हुई हैं, उन सभी को आप एक प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देख सकते हैं। और यह सभी क्लासें जो हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर ही क्लासें हैं। आप
इन किसी भी क्लास को या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इन क्लासों को ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप यदि पेपर्स देने से पहले पढ़कर जाएंगे तो आप सभी लोगों को इन क्लासों के माध्यम से बहुत ही एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग इन क्लासों को देखना ना भूलें। तो मिलते हैं, फिर चलते हैं अगली क्लास में आते हैं आपके लिए बेहतर सेशन लेकर। तो चलते चलते आप सभी लोगों से नमस्कार, जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।